आज की जो क्लास होगी इसमें नीति आयोग जो अगला चैप्टर है लोक प्रशासन का, इसके पहले हम लोगों ने सेंट्रल कैबिनेट जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट होता है उसका वर्क, कैबिनेट सेक्रेटरी के जो काम है उसका वर्क, और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री कार्यालय के क्या काम है और कितना प्रासंगिक है, उसके जो मेंस के क्वेश्चन आंसर है वो आपको बताया, उसकी नोट्स भी आपको ग्रुप में भेजी गई है और नीति आयोग का भी भेज दिया गया है। तो अगला चैप्टर आज शुरुआत करेंगे नीति आयोग, और नीति आयोग में जो चीजें हैं कि योजना आयोग से ये अलग कैसे है। जो पहला क्वेश्चन सिंपल है कि पहले तो योजना आयोग था ही, अब ये उससे अलग कैसे है। दूसरा कि नीति आयोग का फोकस पार्ट क्या है, कहां पर ये फोकस कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि नीति आयोग के जो अलग अलग पिलर्स इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए वो कौन कौन से सेक्शंस हैं, तो इस पर भी बात करेंगे कि नीति आयोग में से संबंधित जो प्रश्न अभी तक परीक्षा में आए हुए हैं। इसके अलावा ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, इसको छोड़ देंगे, तो जो क्लियरिटी है उस पर ही बात करेंगे आपके साथ में। तो लेकिन नीति आयोग को सिंपल रूप में अगर समझेंगे कि नीति आयोग बेसिकली क्या है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा कि नीति आयोग जो है वो बेसिक रूप से जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको बोलेंगे आप कि, और सस्टेनेबल जो इकोनॉमी से चैप्टर आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसका मतलब होता है किसी दूसरे सेक्टर को नष्ट नहीं करना है, किसी दूसरे सेक्टर को पीछे नहीं करना है, सभी चीज को बचाते हुए, पर्यावरण को बचाते हुए, सभी चीज को बचाते हुए समेकित विकास करना। तो इकोनॉमिक्स में वो चीज को पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल नीति आयोग से जितने क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं आपको वो ग्रुप में भेज दिया गया है। तो इस पर ही बात करेंगे कि नीति आयोग क्या है, और सबसे ताजा रिपोर्ट जो आपका कल शाम को आया है नीति आयोग का, उस पर भी बात कर लेंगे समय में। और ये संयोग है कि आपकी नीति आयोग की पढ़ाई हो रही है और नीति आयोग का सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट कल आया है। तो कल ये क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आ सकता है कि नीति आयोग जो है वो कैसे काम करता है, क्या नेटवर्क की इशू आ रही, तो जल्दी से आप मैसेज करेंगे। तो नीति आयोग को लेकर आप जैसा आपने देखा कि ये थिंक टैंक है, और किसके लिए है, तो दो चीजें हैं, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है और नहीं आ रहा है कुछ लोग बोल रहे हैं, और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है जो सभी क्षेत्र में विकास के लिए होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सभी क्षेत्र में विकास के लिए होगा, किसी एक को नुकसान नहीं हो, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो पहला ये, और दूसरा ये थिंक टैंक है। सिंपल रूप में जो आप समझेंगे, तो जो आप कल हम लोग पढ़ रहे थे सुपर कैबिनेट, तो ये सुपर कैबिनेट से अलग है, ये थिंक टैंक है नीति आयोग, जो योजना आयोग का ही नया नाम है, जो आप जानते हैं कि 2015 में बना था, और इसका गोल है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लाना। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आज के दिनों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सहकारी संघवाद, जिसमें सभी राज्यों का केंद्र को सहयोग होगा और केंद्र का अलग अलग एजेंसी के माध्यम से सभी राज्य सरकार को सहयोग होगा। तो अगर दो तीन चीजों को अगर आप देखते हैं, पहला ये कि नीति आयोग सिंपली रूप से क्या है, एक लाइन में उत्तर आपका होगा कि ये भारत सरकार का थिंक टैंक है। दूसरा, ये थिंक टैंक आशीष कुमार दास, आपका तुम क्वेश्चन नहीं समझे, ये सिलेबस में नहीं है नीति आयोग, क्विक आंसर, तो चैप्टर वाइज चल रहा है ना। अगला क्या था देखिए, जल्दी से बताइए, आप ही बताइए आशीष कुमार दास। अभी थोड़ा सा क्लास को देखिए, आपने रोक दिया 2-3 मिनट के लिए, जल्दी से बताइए नेक्स्ट चैप्टर क्या था। अभी राजकेश्वर लिखते हैं है? और बाकी लोग क्या नहीं है ये चैप्टर में? आशीष दास, सुजाता लिखती हैं, सुबोध लिखते हैं, बलराम लिखते हैं। अभी आशीष आपने कहां से सिलेबस लिया? ये तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका, सीरियल वाइज तो चल रहा है। उमेश कुमार वर्मा, आपको एक सिलेबस भेजा गया है, मतलब
अब आप कोई मार्केट से किताब आपने खरीदा होगा तो हमको नहीं पता, बस सबके तो अलग अलग सिलेबस लिखे होंगे ना, चीज वही होगा। हमने आपको जो सिलेबस भेजा है शुरू में देखिएगा, तो प्लानिंग कमीशन जो नाम है वही ना भैया नीति आयोग है, वो तो ठीक लिखी है रीमा रानी। जो प्लानिंग कमीशन है वही नीति आयोग है। आपको अगर कोई बोलेगा कि आज भारत की बात करते हैं तो आप बोलिएगा कि नहीं सर इंडिया पढ़ा दीजिए, सर हिंदुस्तान पढ़ाते तो अच्छा रहता। प्लानिंग कमीशन तो नेक्स्ट में हमने जो आपको सिलेबस भेजा है उसमें आप देखिएगा कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, हमने एक सिलेबस आपको भेजा होगा, आप देखिए उसको निकाल के। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, उसके बाद पहले तो आपका है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पहला जो है पहला चैप्टर। दूसरा है डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा। तीसरा चैप्टर है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, जो भारत सरकार की एजेंसी के बारे में है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। उसके बाद चैप्टर में है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, जो हमने आपको भेज रखा है जेपीएससी मेंस वाला। और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के बाद उसके बाद जो चैप्टर है वह है पीएमओ, प्रधानमंत्री कार्यालय, पीएमओ। और पीएमओ के बाद है योजना आयोग, नीति आयोग। इसके बाद वित्त आयोग चैप्टर है। इसके बाद वाला हमने जो सिलेबस आपको भेजा है, तो अब अलग अलग बुक में हो सकता है आगे पीछे हो सकता है, जिसको आपने खरीदा और उसमें जो सिलेबस होगा वो आगे पीछे होगा, इट मे बी पॉसिबल। तो ये, और आप लोगों को एक चीज और इंडिकेशन दे दें कि जो चीज पढ़ाई हो रही है एक दिन या 2 दिन पहले इसका नोट्स आपको ग्रुप में भेज दिया जाता है। आप देखते होंगे कि जो भी चीज पढ़ाई हो रही, अगर आपका कल पीएमओ पढ़ाई हुआ था तो उसकी नोट्स लास्ट वीक ही भेजी गई थी। उसी प्रकार से सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का या लोक प्रशासन का तो भेज दिया जाता है, 1-2 छूट भी जाता होगा। ज्योग्राफी में भी वैसे ही चैप्टर वाइज ही चल रहा है, आपका जियोमॉर्फोलॉजी चल रहा है। तो अगर कोई एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का, हाँ ये वाला इन्होंने बोला है कि नहीं हुआ है, चूंकि ये सिंपल चीज था इसलिए इसको हमने छोड़ दिया, बट इसको ले लेंगे अगर बोलेंगे तो बहुत इजी चीज था, इसलिए पब्लिक और प्राइवेट का अंतर को नहीं बताए, क्योंकि बेसिक चीज था। तो उसको भी ले लेंगे किसी दिन, बट ये अभी सीरियल वाइज है। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट चैप्टर क्या है आप लोगों में, वित्त आयोग है कि दूसरा है, बताइए नेक्स्ट चैप्टर क्या दिया हुआ है। हमने तो एक सिलेबस भेजा है ना, आप देखिए पीटी का सिलेबस होगा कि मेंस का होगा, जेपीएससी मेंस का एक सिलेबस होगा, उसमें हमने देखा था। एक्चुअली में हम देखते भी हैं, मतलब पढ़ाने के पहले देख लेते हैं सिलेबस जो है। तो उसमें योजना आयोग था नेक्स्ट पे, और योजना आयोग चूंकि अभी तो आउटडेटेड हो गया है, तो जो आउटडेटेड हो गया है तो वो नीति आयोग ही हो गया। तो योजना आयोग की जगह पर अब क्वेश्चन तो नीति आयोग से आएगा, और एक क्वेश्चन आ गया कि नीति आयोग और योजना आयोग में क्या अंतर है। अगर आपको जो नोट्स भेजे हैं वो अगर आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें देखिएगा कि साफ सुथरा लिखा हुआ है, वो क्वेश्चन है भी कि कितना प्रासंगिक है नीति आयोग आज के डेट में, कितनी प्रासंगिक है, कितनी रिलेवेंसी है इसकी। और नोट्स चूंकि सारा हिंदी में भेजे हैं तो यहाँ बोर्ड में इंग्लिश रहता है, जब वहाँ इंग्लिश भेजेंगे तो बोर्ड में हिंदी रहेगा। ये कोशिश हमारी होती है, ऐसा जरूरी नहीं है, आगे पीछे भी हो सकता है। चलिए, हो सकता है कि आपने कोई दूसरा मैगजीन या ये लिया होगा सिलेबस किसी का। तो हम जो बात करना शुरू ही किए थे आप लोगों के साथ में कि नीति आयोग से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, तो नीति आयोग क्या है, ये आज के डेट में कितना प्रासंगिक है, मतलब हाउ मच रिलेवेंस फॉर द टुडे सिनेरियो। दूसरा आता है डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग। तीसरा आता है कि नीति आयोग किस प्रकार से भारत सरकार को मदद कर रहा है और किस प्रकार से सहकारी संघवाद को लेकर के चल रहा है। तो सहकारी संघवाद की भी बात की जा रही है। तो अभी अब लास्ट में क्वेश्चन पूछिएगा ना, अभी पर्सनल क्वेश्चन है, लास्ट में तो मौका देते हैं, बीच बीच में ना हमारा भी फ्लो टूट जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। लास्ट में क्वेश्चन पूछे, अभी पढ़ने वाले से पूछे टॉपिक से,
जो चल रहा है उससे अच्छा होगा, हमको जैसा लगता है। लास्ट में पूछिएगा, सारे क्वेश्चन जितने हैं इंडिविजुअल क्वेश्चन लास्ट में पूछिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और कि नीति आयोग को का जो रिपोर्ट, जो लेटेस्ट जो नीति आयोग चल रहा है, जिसको आप योजना आयोग ही समझ लीजिए, तो ये बनाने की जरूरत क्यों हुई और इसके क्या उद्देश्य है। तो पहला जो चीज आपको बताया कि इसका नाम में भी इसकी आइडिया छुपी हुई है कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मैंने भारत को बदलना है। तो भारत बदलेगा कैसे? भारत बदलेगा एक बेहतर थिंक टैंक से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, मतलब कि सभी क्षेत्र का विकास एक जैसा हो, गुड गवर्नेंस से बदलेगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये अलग से क्वेश्चन आता है। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत अच्छा प्रश्न आता है कि क्या हाल के वर्षों में सहकारी संघवाद की अवधारणा नष्ट हो रही है। इसमें आप सभी चीज को डालेंगे, सिर्फ नीति आयोग नहीं, सीबीआई का इंटरफेरेंस को डालेंगे, राष्ट्रपति शासन को डालेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डालेंगे, महामारी से जूझने वाले राज्यों को जो अलग अलग डिस्पैरिटी में मदद मिलता है उसकी बात करेंगे। अगर जैसे बंगाल के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के सम्मेलन में नहीं आई उनसे मिलने, तो उस पर बात करेंगे कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को खतरा आखिर कहाँ पर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भारत में सहकारी संघवाद को आगे बढ़ाना, जिसमें दोनों मिल करके काम करेंगे। और ये मिलकर के काम हर सेक्शन में होगा। जब आप मेंस के क्वेश्चंस लिखेंगे तो आप उसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, ये 3-4 मुद्दों को, सोशियो इकोनॉमिकल और रिसेंट, ये 5-6 कैटेगरी बनाया जाता है और उसी के अनुसार पैराग्राफ चेंज करके मेंस में लिखा जाता है। तो ये जो अगर आप देखें तो जो नीति आयोग का बेसिकली 7 पिलर है। पहला है कि जनता के लिए इसमें काम होता है, प्रो पीपल ये वर्क हो रहा है। दूसरा होता है कि प्रो एक्टिविटी, मतलब जो कार्य प्रणाली है उसमें वो क्रियाएं होती रहे, पार्टिसिपेशन हो, सशक्तिकरण दिखे हर क्षेत्र में, सिर्फ महिलाओं के लिए के अलावा भी दिखे, इंक्लूजन ऑफ ऑल होना चाहिए, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी, गरीब अमीर, गांव शहर, किसान सभी के लिए हो, इक्वेलिटी होना चाहिए, मतलब अपॉर्चुनिटी यूथ के लिए इक्वल होना चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी हो जिसमें लोगों को लगे कि सब कुछ विजिबल है, छुपा हुआ नहीं है। तो इसमें जो एस्पिरेशंस होता है सोशियोलॉजी का, वो हर इंडिविजुअल के लिए हो। इसलिए पहला जो इसमें है वह है प्रो पीपल। प्रो पीपल का मतलब हो गया कि जनता के लिए जो इंस्पिरेशन होनी चाहिए कि ये काम हमारे लिए हो रहा है। प्रोएक्टिविटी मतलब जो जरूरत है, द थिंग्स विच इज नीडेड, जो आज की जरूरत है। अगर आज महामारी फैला है तो आज पैकेज की जरूरत है, वैक्सीनेशन की जरूरत है, अनएम्प्लॉयड यूथ को रोजगार चाहिए, गरीबी को हटाने की जरूरत है। तो जो जरूरत है वो चीज है प्रोएक्टिविटी। पहला प्रो पीपल मतलब हर इंडिविजुअल के बारे सोचना। जो पहला पॉइंट लिखेंगे, थिंक अबाउट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। तो इन सोसाइटी हर कोई, चाहे वो किसी भी वर्ग और धर्म का हो, सबके लिए सोचना, ये आपका प्रो पीपल कॉन्सेप्ट है। दूसरा कि प्रोएक्टिविटी, जो जरूरत के हिसाब से काम होना चाहिए, जो आज की डिमांड है लोगों की वो काम होनी चाहिए, तो वो प्रोएक्टिविटी। तीसरा पार्टिसिपेशन होना चाहिए, मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉमन मैन। आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें कॉमन मैन को लेकर के चलिए। जैसे मनरेगा अगर हो रहा है या मधुमक्खी पालन हो रहा है, बी कल्चर, या गांव में आज फॉरेस्ट्री की बात हो रही है, एनिमल हस्बेंड्री की बात हो रही है, फिशिंग की बात हो रही है, तो कॉमन पीपल को लेकर के चलना। अगर आप पॉलिटिकल भी सोचते हैं तो आम लोगों के लिए सोचना है कि उनको अगर कोई चीज नहीं मिल पा रहा, उनके लिए नुकसानदेह हो रहा, तो उसको हटाना है। कैसे एक विनोबा भावे ने जो अंत्योदय कार्यक्रम कहा था कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर तक डेवलपमेंट होना चाहिए, आखिर वो कैसे होगा?
और इसके लिए सरकार विचार करे तो ये पार्टिसिपेशन है। इंपावरिंग का मतलब होता है कि सशक्त बनाना, समाज को सशक्त बनाना, खास करके जो 50% भारत में आबादी है महिलाओं की, तो विमेन को सशक्त बनाना है हर सेक्टर में, नॉट इन वन सेक्टर, इन ऑल एस्पेक्ट। आप एजुकेशन में, जॉब में, प्राइवेट सेक्टर में, बिजनेस में, जब लोन की भी बात हो रही है तो वहां भी आप कल महाराष्ट्र में प्याज की मंडी में जो नीलामी होती है उसमें जब महिलाएं पहुंची तो पुरुषों ने उसका बायकॉट कर दिया कि ये इसमें महिला कैसे आ सकती। तो महिलाओं ने बोला कि हमारे पास लाइसेंस है, इसके बावजूद उनको नहीं रहने दिया गया। तो ये इंपावरिंग नहीं हुआ। जैसे कि बहुत से राज्यों में महिलाओं के लिए सीट भी रिजर्व है पंचायती व्यवस्था में, बिहार में तो अधिकांश सीट रिजर्व है, हमारे झारखंड में भी है। तो ये एक एम्पावरिंग है कि महिला और पुरुष को जो डोमिनेट सोसाइटी है मेल का, उसको तोड़ करके महिलाओं को इक्वलिटी देना। तो एम्पावरिंग, ये भी नीति आयोग का वर्क हो जाता है। और इंक्लूजन ऑफ ऑल, सभी को लेकर के चलेंगे। अब सभी में कौन आता है? सभी में SC/ST भी आते हैं, सभी में OBC आते हैं, माइनॉरिटी आते हैं, बच्चे आते हैं, ओल्ड एज आते हैं। तो अगर आप सभी को लेकर के चलेंगे, इसका मतलब क्या होता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अनुसार जिसकी बात की गई है तमाम लोगों को सुविधाएं मिलेगा। तो इसमें आप अलग अलग कैटेगरी लिख सकते हैं, किसान लिख सकते हैं, अल्पसंख्यक लिख सकते हैं, गांव, रूरल एरिया। प्रोग्राम रूरल एरिया के लिए भारत में शुरू होना चाहिए और अर्बन एरिया में भी अलग से शुरू होना चाहिए। तो जैसे हेल्थ मिशन आप देख रहे हैं कि रूरल में भी है, अर्बन में भी है। तो बहुत से ऐसे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी है। तो दोनों जगह पर काम चल रहा है, तो आप उसको भी इंक्लूड करेंगे। और इक्वालिटी, जो हमारा संविधान भी बोलता है समानता का जो अधिकार है, तो वो सभी लोगों को मिलना चाहिए। इक्वालिटी जो अपॉर्चुनिटी है, ये समानता का अधिकार बोलता है कि इक्वलिटी जो है अपॉर्चुनिटी के रूप में है और ये यूथ को दिया जाना चाहिए। इसके बाद ट्रांसपेरेंसी, मतलब पारदर्शिता हो। जब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है तो उसको ट्रांसपेरेंट हो। आप एक तो अभी नया रूल आया है कि आप जब रोड भी बनाते हैं तो वहां पे लिखा जाएगा कि इतना रुपया से बना है, मतलब सड़क की लंबाई, और उसके नीचे में शिलापट में लिखा रहेगा कि टोटल लंबाई 10 किलोमीटर, टोटल खर्च जो है वो उसके लिए 20 लाख के 25 लाख रुपया दिया गया, वो लिखा रहेगा। तो ये एक शुरुआत तो हुई है कि लोग ये समझ तो पा रहे हैं कि कम से कम ये हुआ। टेंडर को, ऑक्शंस को अब आप पब्लिक समझती है, जो पहले मतलब दे आर जस्ट अनअवेयर अबाउट ऑल द थिंग्स विच इज गोइंग टू हैपनिंग इन द कंट्री, वो नहीं समझ पाते थे। बट अब ये चेंजिंग आया है, तो ये एक बेहतर साइन है। हम जो बात कर रहे थे कि जो अब आपको जो नोट्स में लिखना है, जो हमने आपको नहीं दिया, बहुत कुछ आपको देते हैं उसमें, जो भेजते हैं उसमें, कि राज्यों का अगर जो सबसे रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है वह सोशल नीति आयोग जो वर्क एक्चुअली में कर रही है, तो सोशल, इकोनॉमिक, पर्यावरण, और पर्यावरण जो है इन्वायरमेंट, इसमें जो राज्य भारत में केंद्र शासित राज्य और जो हमारे राज्य हैं, ये दोनों को मिलाकर के नीति आयोग ने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जारी किया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो एक डैशबोर्ड है, जो 2020-21 का जारी हुआ है।
इसमें कौन कौन राज्य के किन चीजों को देखा गया, तो सबसे रिसेंट रिपोर्ट है, इसलिए मेंस में आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन का। तो इसमें टोटल 17 डिपार्टमेंट पर ये आधारित है। अब 70 डिपार्टमेंट का मतलब हो गया कि एग्रीकल्चर कैसा है वहाँ का, उस क्षेत्र में हेल्थ की पोजीशन क्या है, वहाँ पर हंगर इंडेक्स मतलब भुखमरी की स्थिति क्या है, गरीबी रेखा को डेवलप करने में और उसे हटाने में कितना चीज़ों को दिया गया। तो ये अलग अलग मोर्चा में है, गरीबी दूर करने के लिए, गुणवत्ता शिक्षा के लिए, आर्थिक वृद्धि के लिए, उद्योग, नया उद्योग आए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, मतलब मूलभूत सुविधाएं बिजनेस के लिए है कि नहीं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उसका क्या है। ऐसे 17 सेक्शन है, 17 डिपार्टमेंट है जिस पर आधारित ये चीजें प्रकाशित की जाती है। और इसमें टोटल 100 अंक होता है, 100 पॉइंट होते हैं जो नीति आयोग की टीम तय करती है कि ये 17 सेक्शन में किस किस राज्य ने इस पॉइंट पर कहा वो खड़ा है वर्तमान में। तो ये जो सबसे लेटेस्ट डेटा है, इसमें सबसे अच्छा अंक अगर आप देखेंगे तो केरल है। केरल का 75 पॉइंट्स आया है, सबसे ज्यादा ये केरल का है, और सबसे कम है बिहार का और झारखंड का। ये लगभग 52 पॉइंट के पास है। जो नीति आयोग का डेटा है उसके अनुसार केंद्र शासित प्रदेश की बात अगर करते हैं तो वो 79 अंक आया उसको, चंडीगढ़ को। ये चंडीगढ़ को आया, जो राज्यों में केरल से भी ज्यादा है चंडीगढ़ का। और इसके अलावा दूसरे राज्य भी थोड़े ठीक ही हैं, जैसे तमिलनाडु और हिमाचल सेकेंड नंबर पर है। तो इसमें एक्चुअली में ये है क्या, तो अगर गरीबी हटाने की बात की जाए कि गरीबी दूर करने में जो प्रीवियसली पॉवर्टी लाइन था, बीपीएल, ये बीपीएल को इस साल 2020-21 में दूर करने में, गरीबी को दूर करने में, जो भारत में गरीबी की परिभाषा है वो एक तो इनकम वाला भी है, लेकिन ज्यादा यहाँ पर कैलोरी वाला चलता है कि आप 2400 कैलोरी या 2100 कैलोरी से कम अगर प्राप्त करते हैं गांव और शहर में तो आप गरीब की श्रेणी में आएंगे। और ऐसे लास्ट टाइम में जब योजना आयोग था तो उन्होंने 26 रुपया और 32 रुपया वाला कॉन्सेप्ट दिया था कि डेली 32 रुपया इनकम करने वाले गरीब नहीं बोले जाएंगे। इस पर काफी विवाद हुआ था, तो फिर इसको वापस लिया गया था स्टेटमेंट। तो गरीबी हटाने में अगर देखा जाए तो सबसे बेहतर जो स्थिति रही है दूर करने में वो है तमिलनाडु का। गरीबी हटाने में सबसे अच्छा पोजीशन इस समय में तमिलनाडु का रहा है। और भूख से कोई डेथ नहीं करे, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि भूख से आदमी मरना नहीं चाहिए। तो उसमें केरल में अनाज की उपलब्धता सबसे ज्यादा हुआ है गरीबों के लिए। लेकिन गरीबी रेखा से नीचे जो लोग रह रहे उसके लिए जो योजनाएं लाई गई हैं उसमें सबसे बेहतर इंडेक्स जो है वह है तमिलनाडु का। लेकिन अगर आप देखें कि गरीबी कम करने में जो भारत में जो राज्य बड़े राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, तो उसका रैंक 25वां है, बहुत पीछे है। बिहार सबसे पीछे 28वें नंबर पर है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, तो ये प्रॉब्लम होगा ही होगा। इसी प्रकार से भुखमरी कम करने पर भी उत्तर प्रदेश 24वें नंबर पर है, बिहार 27वें नंबर पर है। लेकिन अगर एजुकेशन की बात की जाए तो दिल्ली नंबर 1 पर है एजुकेशन।
और इसका कारण है कि प्राथमिक लेवल पर जो केजरीवाल मॉडल था उसकी सराहना होती है कि वो बेहतर काम कर रहा है, और इसके साथ साथ हायर एजुकेशन में बाहर के भी बहुत से बच्चे दिल्ली चले जाते हैं पढ़ने के लिए। तो ये भी एक दिल्ली में जो सबसे आगे है। लेकिन अगर लैंगिक समानता में बोला जाए तो दिल्ली पिछड़ रहा है, और लैंगिक समानता मतलब इक्वलिटी इन मेल एंड फीमेल में दिल्ली पीछे है। और लैंगिक समानता में छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार को अच्छा रैंक मिला। छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार को, ये कुछ रैंकिंग है जो नया नीति आयोग ने भेजा है। जीडीपी ग्रोथ अगर देखेंगे स्टेट में तो हर स्टेट में हिमाचल और चंडीगढ़ का अच्छा है, जहाँ पर उद्योग और बाकी चीज़ों को लेकर के ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो जो आपको हमने बताया कि नीति आयोग संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो तय लक्ष्य है उस पर सूचकांक जारी करता है, और 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि सभी चीज़ों को प्राप्त करना है। 2030 तक प्राप्त करना है, ये रखा गया है लक्ष्य। संयुक्त राष्ट्र संघ का हंगर इंडेक्स होता है, ग्लोबल पॉवर्टी इंडेक्स होता है, गुणवत्ता युक्त शिक्षा है, हेल्थ है, इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर है, सैनिटेशन है। ये सबके आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ देखती है कि किस देश में बेहतर हुआ है, और ये बेहतर तभी हो पाएगा जब सभी राज्य अच्छा करेंगे। तो ये नीति आयोग का पहला है जो हमें लगता है कि आपको समझ में जरूर आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नीति आयोग को लेकर के जो पिलर आपको भी बता रहे थे, प्रो पीपल, प्रो एक्टिविटी, पार्टिसिपेशन, एम्पावरिंग, इंक्लूजन ऑफ ऑल एंड इक्वलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, जो हमने आपको डायग्राम में दिखाया था वो कि ये 7 पिलर जो है ये नीति आयोग में कि इसके तहत ही नीति आयोग काम कर रही है। नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है और ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये संविधान में लिखा हुआ नहीं है, और ये पार्लियामेंट के कोई एक्ट के द्वारा भी नहीं बना है। तो नीति आयोग जो बना है ये कहाँ से बना है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो डीपीएसपी है, इसमें आर्टिकल नंबर 38 में इसमें ये बताया गया है कि समय समय पर वेलफेयर के लिए सरकार काम करेगी। टाइम टू टाइम गवर्नमेंट विल थिंक अबाउट वेलफेयर, और ये जो वेलफेयर होगा ये इसके तहत एक योजना आयोग 1950 में बनाया गया और उसका उद्देश्य था कि लॉन्ग टर्म प्लान करना। योजना आयोग जो है वो लॉन्ग टर्म प्लान करती है। आप 5 वर्ष की, जैसे आप बोलते हैं ना लॉन्ग टर्म, कभी कभी जब योजनाएं फेल हो जाती हैं तो 1 साल की रोलिंग प्लान बनाया जाता है, 1 साल का। अभी आप जब तैयारी शुरू करते हैं तो आप देखिएगा कि एक साथ जब सारा चीज पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि कुछ याद नहीं हो रहा है, दिमाग में तो रहता है बट भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। 6 महीना पढ़ने के बाद स्टूडेंट को बुद्धि आती है कि एक साथ सब कुछ नहीं पढ़ना चाहिए था। एक ही साथ 2 घंटा ज्योग्राफी, 2 घंटा हिस्ट्री, 2 घंटा लोक प्रशासन, 2 घंटा इकोनॉमिक्स, 2 घंटा साइंस, पीटी का सेट भी बना लिए। वो बहुत भारी भूल कर रहे हैं, उनका क्वालिफाई करना असंभव हो जाता है। आप जब, चूंकि आपका ब्रेन है और ब्रेन की एक ताकत होती है, जब कंप्यूटर भी हैंग कर जाता है तो आप समझ सकते हैं कि आपको सारी चीजों को इस ब्रेन में डालना है। सुबह से सो करके उठते हैं तो सब कुछ को डालना है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, फिर उसके बाद वो रोलिंग प्लान, पहले तो 5 वर्षीय योजना शुरू करते हैं नीति आयोग के जैसे,
फिर जब उनको लगता है कि 6 महीने में कि कोई डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, उसी प्रकार से योजना आयोग जब काम करती है तो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, किसान के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए, नदी योजना, पर्यावरण योजना, डिफेंस योजना, वो योजना, सारा चीज शुरू कर दिया। 1 साल बाद पता चला कि काम कहीं नहीं हुआ, जो कि वो किसी को देख नहीं पाए। तो सरकार क्या करती है, उस समय घोषणा कर देती है प्लान हॉलिडे, योजना अवकाश की घोषणा कर देती है। और जब प्लान हॉलिडे हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि योजना नहीं बनेगा। जैसे हमने आपको बताया कि आप जब सारा विषय एक साथ पढ़ते हैं तो आपका हौच-पौच होते होते लगता है दिमाग फट जाएगा, और फिर आपको लगता है वो पढ़ा हुआ बेकार हो जाता है ना। आपने मेहनत किया बट वो दिमाग में नहीं आया तो जीरो हो गया, आपकी मेहनत बेकार हो गई। तो आप कैसे करेंगे और क्या करेंगे? तब आप दिमाग लगाते हैं कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे याद हो, और उसके लिए आप लोग क्या करते हैं कि याद रहे। तो इसके लिए आप एक रूटीन बनाते हैं और पहले सोचते हैं कि चलो लोक प्रशासन ठीक कर लेते हैं, ज्योग्राफी ठीक कर लेते हैं, और जब ये ठीक हो जाएगा, जब ये 50% अच्छा हो जाएगा, तब तीसरा विषय पे घुसेंगे, क्योंकि ये एक बार स्ट्रांगनेस के साथ आपके पास आ चुका है। तो आप तीसरा में जाएंगे, और जब वो भी अच्छा होगा तो चौथा में जाएंगे। जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा तब 1-1 घंटा सब पढ़िएगा तो आपको याद रहेगा, क्योंकि आप पहले पढ़े हुए, पहले मेहनत किए हुए। उसी प्रकार से प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग जब काम करती है तो सब विभाग को लेकर के चलती है, लेकिन इसको बीच में लग जाता है कि हम फेलियर हो गए। और ऐसा अभी तक कई बार हुआ है कि सरकार ने योजना को रोक करके वहां पर एक रोलिंग प्लान की शुरुआत की, एक बार शुरुआत, 1 साल वाली रोलिंग प्लान की शुरुआत। और ये जो रोलिंग प्लान होता है, इसमें जब मतलब एक चीज को, सिर्फ गरीबी को देखना है हमको। 1 साल में पहले तो हमारी चौपट हो चुकी है सिस्टम, इसको ठीक करने के लिए पहले एक ही चीज को फोकस किया जाए, और जब वो ठीक हो जाएगा तब दूसरे को करेंगे, तब तीसरे को करेंगे। तो ये होता है लॉन्ग टर्म प्लान। जो डीपीएसपी में जितनी चीजें दी हुई हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं अपना नोट्स कि नीति आयोग का एक क्या काम होना चाहिए। तो जितनी समस्याएं नजर आ रही है, आपके दिमाग में जो चीजें आ रही हैं कि ये होता तो अच्छा होता, सड़कों के किनारे जो पानी भर जाता है वो ड्रेन करके नदी में चला जाता तो ठीक होता, खेती अच्छी होती। नदी और छोटी छोटी नदियों पर तात्कालिक पुल होता, ऐसे पुल का निर्माण होता जो कम से कम 50 वर्ष तक रहे। भारत में तो आप देखते हैं कि पुल बनता, अधिकांश पुल 3 महीने 6 महीने में पानी में डूब के चला जाता है। आपके दिमाग में जो चीज है वो सरकार के पास भी तो होगा। एग्रीकल्चर ठीक हो जाता, किसान की समस्याएं दूर हो जाती, महिलाओं के लिए काम होना चाहिए, बच्चों के लिए, आपके पास सब है। और यही वो सेक्टर है जो नीति आयोग का डिपार्टमेंट है। तो नीति आयोग जो काम कर रही है वो इसी सेक्टर में कर रही है, लेकिन ये संवैधानिक संस्था नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इट इज नॉट रिटेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली, इसलिए इसको बोला जा रहा है कि सलाहकारी संस्था। ये एडवाइस देगी, एडवाइस मानेंगे नहीं मानेंगे उसके ऊपर, ये एक्शन नहीं ले सकती है। नीति आयोग का काम एक्शन लेने का नहीं है, इसका काम होता है कि आपको सलाह देने के लिए बैठी हुई है। आपको मतलब भारत सरकार का थिंक टैंक है। तो ये जब भी एग्जाम में आएगा कैसा संस्था है, तो आप लिखेंगे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये संविधान में डायरेक्टिव के द्वारा बनाया गया है। तो फीचर्स इसके क्या है? इसके फीचर्स है डिजाइन पॉलिसी। पहला, जैसे आप पढ़ने के पहले एक डिजाइन बनाते हैं कि इस मॉडल पर हम पढ़ेंगे। मेंस का पहले नोट्स बनाएंगे,
एनसीईआरटी खरीदेंगे और उसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे। कोई ऐसा बनाता है कि नहीं, पहले क्लास का लेक्चर सुनेंगे फिर नोट्स बनाएंगे। कोई तीसरा होता है कि पहले 7, 8, 10 कोचिंग का नोट्स खरीद लेंगे, फिर उस सबको मिक्स करके एक सिंगल नोट्स बनाएंगे। अलग अलग सोच है। तो पॉलिसी डिजाइन करना, प्रोग्राम फ्रेमवर्क करना, ये इसका पहला वर्क है नीति आयोग का। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज था जिसमें हमने आपको बताया था कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इसको डालना जरूरी है। फोस्टर द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद को। आप इसको फिर डिटेल्स में लिख लीजिएगा। और तीसरा मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, आपको जो काम हो रहा है उसको मॉनिटर करना और उसका मूल्यांकन करना। इसके अलावा एक नॉलेज हब, जो नॉलेज हब और इनोवेशन हब आप देखेंगे, स्किल इंडिया जो भारत में है, स्टार्टअप इंडिया जो भारत में है, ये नीति आयोग का कॉन्सेप्ट है। जो देसी चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है, सर्विस सेक्टर को बढ़ाया जा रहा है। आप हमारे प्रधानमंत्री जी को सुनते होंगे अक्सर, वो बताते हैं कि भारतीय स्किल की हमें जरूरत है। आज बहुत से देशों में मैन पावर खत्म हो गया है, ओल्ड एज पॉपुलेशन ज्यादा हो गया है, और भारत युवाओं का देश है वर्तमान में। तो अगर हमारे युवा स्किल्ड होंगे तो एक अच्छा हिंदी टीचर का पूरे वर्ल्ड में आज जरूरत है। जैसे हमारे देश में स्पोकन इंग्लिश चल रहा है धड़ल्ले से, वैसे ही दूसरे देशों में लोग हिंदी सीख रहे। अमेरिका में, कनाडा में, यूरोपियन कंट्री में, चाइना में हिंदी सीखते। तो अगर सिर्फ आप हिंदी अच्छा जानिए और ऐसे भी बाहर ही नौकरी करने लोग जा रहे हैं, तो आप देखिए सिर्फ टीचिंग प्रोफेसर में एक लैंग्वेज में कितना पैसा आप कमा सकते हैं बाहर जाकर के। जैसे इंडिया में लोग फ्रेंच सीखते हैं, दिल्ली जाइएगा तो एक कल्चर है कि आप सब कुछ जानते हैं, तो फ्रेंच सीख ले, स्पेनिश सीख ले, इटालियन सीख ले। एक भाषा सीखने की एक भारत में जुनून है लोगों के अंदर। तो आप इसी चीज को यूज कर सकते हैं ना जो दूसरे देश के लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ के इंजीनियर, डॉक्टर्स, हमारा योगा आज पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। अच्छे योगा टीचर की जरूरत है सारी जगह पर, एक योग प्रशिक्षक की जरूरत है। तो आप देखेंगे तो वैकेंसीज बहुत सारी है, लेकिन ये धरातल पर उतरे, ये काम नीति आयोग का है। तो आप यहाँ पर उसको लिखेंगे। आप जब डिटेल्स देते हैं ना तो यू मस्ट गिव रियलिटी एग्जाम्पल, काल्पनिक नहीं, जो हो पाए। अगर आप मतलब कल्पना वाला अगर बोलेंगे कि मंगल ग्रह में पानी खोज करके भारत में पानी की दिक्कत दूर कर सकते हैं, तो ये मतलब रिलेवेंट नहीं है। आप जो हो सकता है, तो आप डिजाइन पॉलिसी में एग्जाम्पल देंगे कि पहले एक मॉडल तैयार किया जाए कि जैसे अर्बन एरिया को बचाने के लिए सैटेलाइट सिटी का कॉन्सेप्ट किसी ने तो कभी लाया होगा कि बड़े शहर के किनारे छोटे शहर बना दिए जाए, तो बड़े शहर पर जनसंख्या का भार कम हो जाता है। आप दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली के किनारे गाजियाबाद, ओखला, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, इसको डेवलप कर दिया गया ताकि दिल्ली में जनसंख्या की लोड ना होकर आउटसाइड में हो जाए। आप जमशेदपुर आएंगे तो इसके किनारे में गमरिया, आदित्यपुर, चांडिल, हाता, उसको डेवलप किया जा रहा है। हर शहर के किनारे एक सैटेलाइट सिटी होता है। वैसे ही जब प्लानिंग होती है तो उसमें कई मॉडल होते हैं। आप शहर का जब निर्माण करते हैं तो इससे मल्टीपल न्यूक्लियस मॉडल होता है, उलमैन का, या होमर व्हाइट का सेक्टर मॉडल है,
जिसमें ये बताया जाता है कि किसी शहर में टाउन कहाँ होना चाहिए, टाउन में भी कितने मार्केट होने चाहिए। मार्केट गरीबों के लिए अलग होना चाहिए, गरीब शब्द बोलना ठीक नहीं है, मध्यम क्लास के लिए अलग होना चाहिए, और जो हायर पीपल है उनके लिए अलग होना चाहिए। मॉल कहाँ बनाना चाहिए, मॉल की लेवल क्या होनी चाहिए। आप देखेंगे तो हर परचेजिंग पावर के आधार पर है। इंडस्ट्रियल सिटी में मजदूर कहाँ होता है, आप देखिएगा तो हर शहर में जहाँ इंडस्ट्री है उसके सबसे नजदीक की जो कॉलोनी होती है विद इन 5 किलोमीटर, वहां मजदूर रहते हैं, वर्कर्स रहते हैं। और जितने भी फ्लैट वाला जो महंगा फ्लैट है, जो भी आप अपने शहर में नाम जानते हैं जिस कंपनी का भी, जो महंगी फ्लैट है आप देखेंगे मेन सिटी से वो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर होता है। क्योंकि जो पैसे वाले लोग हैं उनके पास सारी सुविधा है, वो फिर नहीं रहना चाहेंगे मतलब बहुत क्राउडेड एरिया में, वो टाउन से दूर जाते हैं। उनको वो इंजॉय लगता है कि हम नौकरी करके 22 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, ड्राइवर रखे हैं। आप देख लीजिए आपके शहर में जितने भी हाईफाई पॉश एरिया कॉलोनी होगा वो देखिएगा मेन टाउन से दूर बनाएगी। दैट इज मॉडल, ये मल्टीपल न्यूक्लियस मॉडल है। और मजदूर को नजदीक इसलिए भी रखा जाता है कि फैक्ट्री में जब भी जरूरत होगा वो जाएंगे, और उनके पास पेमेंट भी कम मिल रही है, वो ज्यादा से ज्यादा साइकिल यूज कर रहे हैं, तो विद इन 5-6 किलोमीटर के अंदर वर्कर्स रहेंगे। ऐसे ढेर सारे मॉडल से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जिस मॉडल के आधार पर योजनाएं बनाई जाती है कि कहाँ डैम होना चाहिए, कहाँ एयरपोर्ट होना चाहिए, ये पहले तय कर लिया जाता है। अगर जहां पर पहले तय नहीं, जैसे पटना चले जाइए, रांची चले जाइए, तो आपको ये शहर बहुत हौच-पौच नजर आएगा। आपको बहुत समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करें, पार्किंग कहाँ करें, क्योंकि वहां सिस्टम नहीं है। लेकिन आप वहां से अलग चले जाएं, बोकारो चले जाइए, चंडीगढ़ आ जाए, जमशेदपुर आ जाए, जहां भी इंडस्ट्री डेवलप हुआ होगा वहां एक प्लानिंग आपको नजर आ जाएगी। तो ये प्लानिंग का मतलब हुआ कि डिजाइन, पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब हुआ कि हमारा जो यूनियन है, हमारा यूनियन को बचाना है। हमारा यूनियन ये तो बचना जरूरी होगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सिंगल ताकतवर बन जाएगी तो फिर ये चैन हमारा जो बना हुआ है ना, कि ये अलग अलग राज्यों का चैन, ये तो कंप्लीट टूट जाएगा। देखिए, क्योंकि ये संघीय ढांचा का प्रारूप है, और ये अलग हो जाएगा तो फिर ये टूट जाएगा। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोलता है कि ये दोनों के बीच में एक प्यार मोहब्बत वाला दोस्ती होना चाहिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच में। केंद्र और राज्य के बीच में भारत पाकिस्तान वाली बात नहीं होनी चाहिए कि हमारा वो दुश्मन है। और राज्यों को भी सोचना चाहिए कि हम इस संघ के एक पार्ट है, तो इसको हम कोऑपरेट करें। अगर वैक्सीनेशन हम मंगा करके उसे फेंक दे रहे हैं तो केंद्र की संसाधन को हम बर्बाद कर रहे हैं। अगर हम मीडिया में स्टेटमेंट देते हैं कि केंद्र हमें छोड़ दे, हम अपना खरीद लेंगे, और जब केंद्र बोलती है कि तुम खरीद लो, तब हम मीडिया में स्टेटमेंट देते हैं कि हम कहां से खरीद लेंगे, मेरे पास थोड़े पैसा है। तो ये क्या होता है कि हमारा जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है इस पर खतरा आता है, और इसको बचाना जरूरी है। संघीय संघवाद को, जो सहकारी संघवाद है, जिसमें आरबीआई ने नाबार्ड की रचना की, नाबार्ड की मतलब एस्टेब्लिशमेंट किया, और रूरल एरिया में वो वहां तक जाकर के फंड दे रही है। टैक्स भारत सरकार लगा करके कलेक्ट कर रही है, राज्यों को उसका हिस्सा दे रही है। जब आपदा आता है, नेचुरल हैजार्ड्स आते हैं, तो केंद्र अनुदान देती है। तो ये सारी चीजें सहकारी संघवाद का है। जब कोई राज्य अपनी मनमानी करता है तो केंद्र कड़ा रुख अपनाती है, और दंड देने के लिए वहां 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन लगा लेती है।
वर्क चल रहा है वो कितना अच्छा मॉनिटर होता है। जैसे आप नोट्स बनाते जा रहे हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, आप किताब खरीदते जा रहे हैं, उसे पढ़ते नहीं। एक तो देखिए आदत होती कि मतलब हमारे पास भी यहाँ बगल में भी हजारों किताबें रखी हुई, तो किताब खरीदना भी एक आदत है। अभी भी हम कहीं भी जाते हैं तो हमारी बजट में से 30% पैसा जो है बुक के लिए रहता है। किताब खरीदी, कितनी भी किताब हमारे पास हो फिर भी हम किताब खरीद लेते हैं, तो उसको पढ़ते हैं लेकिन नहीं रखना। लेकिन आप लोग बुक खरीद के अगर पढ़ेंगे तो बेहतर होता है। तो किताब तो पढ़ने के लिए है ना, आप उससे चीजों को कितना ले रहे। पेपर 4 मंगाते हैं, पढ़ते हैं अगर एक भी नहीं है, कोई एक ही मंगाता है उसको अच्छा से पढ़ता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि आप पढ़ाई करते समय एनसीईआरटी से ज्यादा मत पढ़िए, याद नहीं रहेगा। एनसीईआरटी एक बेस बुक है और उसको लेकर के जब चलेंगे, किताब तो इसलिए ही रखा गया ना कि वो हमारा शौक है, उसको देखने से ही हमें एनर्जी आ जाता है, इसलिए तो लाया गया। किसी के घर में अगर 40 कमरों का महल है तो रहेगा तो एक ही रूम में, एक ही पलंग में सोएगा। लेकिन इसका अर्थ थोड़े हुआ कि वो बाकी 39 कमरा बेच देगा, नहीं ना। क्योंकि वो 39 है तब वो सिंगल जुड़ करके 40 होता है ना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमारी समस्या जो किताब है वो हमें लगता है कि महेश्वरी जी का पुस्तक बहुत अच्छा है। ऐसे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लक्ष्मीकांत की भी किताबें काफ़ी चल रही हैं, लेकिन हमारे समझ में महेश्वरी जी की किताब ठीक होती है। महेश्वरी एंड महेश्वरी की एक बुक आती है, तो वो किताब आप ले सकते हैं, हमको ऐसा लगता है वो ठीक हो। तो मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन करना, तो थिंक टैंक, नॉलेज एंड इनोवेशन, इसका अर्थ ये हुआ कि भारत सरकार को हमेशा क्रिएटिविटी 2 प्रकार से, एक तो नया खोज करना, दोनों में आती है, इंग्लिश मीडियम में 2 बुक आती है। एक तो नया खोज करना और एक क्रिएटिविटी करना, दोनों में अंतर होता है। कोई बता सकते हैं क्या अंतर? इनोवेशन में और क्रिएटिविटी में क्या डिफरेंस होता है, बताइए। इनोवेशन में और क्रिएटिविटी में क्या है? तो इसका मेन फंक्शन क्या है नीति आयोग का? मैकेनिज्म टू फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान एट द विलेज लेवल। जो हमने शुरू में ही कहा आपको कि गांव को देखना ही मुख्य जिम्मेवारी होनी चाहिए एट विलेज लेवल, and aggregate these progressively at higher level of government। रूरल एरिया से, पंचायती राज व्यवस्था है, रूरल एरिया से ये ब्लॉक में गया, ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट में गया, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में गया और स्टेट से सेंट्रल में गया प्लान। तो ये गांव से कोई चीज प्रखंड और जिला होते हुए कैसे जा सकता है केंद्र तक, ये भी सोचना है। तो ये मैकेनिज्म जो है फॉर्मुलेट करना है क्या चीज का? तो प्लान का। कहां पर? तो गांव में, और ये धीरे धीरे हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट तक चला जाएगा। इनोवेशन ऑफ न्यू थिंग्स एंड क्रिएशन कैन बी डन बाय एनी ओल्ड थिंग। और खोज करना इन्वेंशन है किसी चीज को, और न्याय पूरा तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन रीमा रानी का उत्तर ठीक था। इनोवेशन का मतलब होता है नया आविष्कार कर देना, इनोवेशन है। और क्रिएटिविटी का अर्थ होता है कि जो चीजें पुरानी है उसको नया कर देना। कोई गाना पहले किशोर कुमार ने गाया है, उसको आप अपने रूप में गा दीजिए और देखिए गाना खूब चल रहा है बेचारे में, क्रिएटिविटी हो गया।
कि पुरानी मॉडल की गाड़ी है उसको थोड़ा सा चेंज करके नया कर दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बाइक लाना ये खोज है, मोबाइल लाना ये खोज है। राजकेश्वर यादव, क्रिएटिविटी में पुराने में कोई चेंजिंग है, ठीक है, रिमिक्स। तो आप नोट्स में भी यही चीज हम हमेशा बोलते हैं ना कि आप क्रिएटिव बनिए, आप क्रिएटिव बनिए, क्योंकि उतना समय नहीं है कि अब आप नासा में जाएंगे और खोज करने लगेंगे। आप नोट्स मंगाते हैं, इसलिए हम बार बार समझाते हैं कि नोट्स मत सोचिए कि हम एक A to Z सर ने जो भेजा उसी को लिखना है। आप क्रिएटिव बनिए, आप नोट्स मंगाए, उसमें अपनी कुछ चीज मिलाइए उसमें, तो देखिए और बेहतर हो जाएगा। उसमें कुछ नए चीजों को डालिए तो बेहतर हो जाएगा। और यही रिमिक्स करके आज के जो गायक हैं आप देखिए, वो किशोर कुमार तो साइकिल पर जीवन जी लिए, मोहम्मद रफी, मुकेश वगैरह को तो आज लोग जानते भी नहीं होंगे, लेकिन नए गायक एक दो गाना गाते हैं उन्हीं की मॉडल पर, थोड़ा सा म्यूजिक डाल दिए, थोड़ा फास्ट कर दिए, तो देखिए कितना चल रहा है। तो वो कॉन्सेप्ट आपको भी रखना, क्रिएटिव बनिए। तो एग्रीगेट दीज प्रोग्रेसिवली एट हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट टू इंश्योर on area that are specifically referred to it, so that the interest of national security are incorporated in economic strategy and policy. ये इसका मेन फंक्शन है नीति आयोग का, नीति आयोग का ये मेन फंक्शन है। ये वो डिपार्टमेंट है जहां पर नीति आयोग काम कर रहा है, जो अभी आपको बताए थे, हम पढ़ देते हैं। अगर आपको क्लियर विजन नहीं आ रहा होगा तो एग्रीकल्चर है, हेल्थ, एग्रीकल्चर है, हेल्थ है, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नेंस एंड रिसर्च, HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, रूरल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एनर्जी सेक्टर, मैनेजिंग अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्री सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स एंड एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्टेट कोऑर्डिनेशन एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिसिस, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, प्रोजेक्ट अप्रेजल एंड मैनेजमेंट डिवीजन, डेवलपमेंट ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर। ये सारे मुख्य डिपार्टमेंट हैं इसके, जहां पर ये काम कर रहा है नीति आयोग, जो काम कर रही है वो ये सारे क्षेत्र हैं। ये सारे विभाग हैं जहां पर नीति आयोग, जो आपको हमने बोला था, अगर दोनों में एक मेजर डिफरेंस देखा जाए, हमने आपको ऐसे नोट्स में सारी चीजें लिखकर आपको भेजे हैं। तो आप देखेंगे कि नीति आयोग हैज नो सच पावर टू इम्पोज पॉलिसीज ऑन स्टेट। नीति आयोग इज एन एडवाइजरी बॉडी। The Planning Commission previously had the power to impose a state's policy and the project approved by the central government. ये एक डिफरेंस है दोनों के बीच में, और बाकी चीजें तो आपको हम उसमें नोट्स में भी भेज दिए हैं। दोनों में अंतर क्या है, क्या इसका आलोचना भी किया जा सकता है। डिसमेंटेड प्लानिंग कमीशन विदाउट कंसल्टिंग द स्टेट, मतलब राज्यों से कोई परामर्श नहीं लेती है ये, जबकि वो लेती थी। नीति आयोग जो है वो trying to find out what is role should be the, because the role of think tank is not an easy one, मतलब थिंक टैंक के रोल में वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी ये उनको सोचना है, जो बहुत टफ काम होता है। ये भी अभी भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको संवैधानिक बनाना चाहिए था। तो ये पार्लियामेंट के प्रति
जो है रेस्पॉन्सिबल नहीं है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है कि संसद के प्रति ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये सिर्फ रिसोर्स एलोकेशन बताती है फाइनेंस मिनिस्ट्री को, और ये सिर्फ थिंक टैंक का काम कर रही है। और इसका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है ये अभी तक क्लियर नहीं है कि इसको पैसा मिलेगा तो कहां से मिलेगा, ये सारी चीजें हैं इसमें। और जो नीति आयोग का लेटेस्ट जो कॉन्सेप्ट था वो भी आपको हमने नोट्स में, जो ग्रुप में डाल देते हैं, नोट्स भेजने का मतलब है ग्रुप में डाला जा रहा है फिलहाल, तो वो आपको भेजा जा रहा है। अब आप लोगों को जो पूछना है आप पूछ सकते हैं। इसके साथ बता दें कि पीटी एग्जाम की जो तैयारी शुरू हो रही है, बहुत जल्द उसकी क्लासेज भी शुरू होने वाली है। जो लोग मेंस में पहले से एडमिशन लिए हुए हैं, जो क्लास कर रहे हैं, उनको फिर से री एडमिशन नहीं लेना है, ना ही उनको चार्ज देना है। पीटी की क्लासेज जैसा बोला गया था कि मेंस वाले को फ्री मिलेगा, तो उनको फ्री ही दिया जाएगा मेंस की क्लासेज। इसलिए आप उसके लिए फिर से मैसेज की जरूरत करने की नहीं है कि आपका क्या होगा, कैसे करना है, क्योंकि हमारे पास ऐसे ही हजारों मैसेज आते हैं, तो हम बहुत परेशान रहते हैं। अपनी टीम हमसे पूछते रहती है बार बार, सर इसमें क्या आंसर करना है। फिर जो लोगों को हम बता देते हैं सॉल्यूशन, तो दोबारा कृपया उस पर मैसेज नहीं करना है, क्योंकि स्पष्टता के साथ उस पर बता दिया जाता है। अब बताइए नोट्स कैसे मिलेगा, कौन सा नोट्स की बात कर रहे हैं। ये जो पढ़ाई हो रहा है ये टॉपिक का बात कर रहे हैं, या आपके घर तक पहुंचने के लिए बात कर रहे हैं। उसमें जब आपने एडमिशन लिया होगा उसमें डिटेल्स बता दिया गया था कि अगर आपको क्लास पसंद आएगी, लगेगा कि ठीक क्लास हो रहा है, तो आप अगर उसमें 6 मंथ का एडवांस पेमेंट करेंगे तो फिर नोट्स आपके पास में जाएगा। ये जब आपने एडमिशन लिया था उस समय में ये बताया गया था। और मैंने 6 मंथ का आप एडवांस पेमेंट करेंगे और 1 मंथ जो कंटिन्यूटी है उसके पेमेंट रखेंगे जारी, तो आपके यहाँ पर डिस्पैच हो जाएगी नोट्स लेने के लिए। और जो लोग सिर्फ मंथली वाले में क्लासेज कर रहे हैं, उनका जब उसमें बताया हुआ था कि जब 10 महीने की क्लास हो जाएगी उसके बाद उनको नोट्स दिया जाएगा। ये चीजें हैं। नोट्स तो पहले ऐसे भी नहीं दे सकते हैं पूरा, जो कि अभी तो 1 मंथ का ही हम लोग फीस लिए हैं, तो उसको भी आपको सोचना पड़ेगा। मिथिलेश सिंह, सैटरडे है, कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन लिखकर भेजिएगा। हमने बताया था कि मंडे से लेकर के फ्राइडे तक ही क्लास होगा, ये भी समझ लीजिए। सैटरडे संडे क्लास नहीं रहता है, ये ऑफ रहता है। तो मंडे से फ्राइडे तक ही क्लास आपका होता है। कोई एक दिन क्लास अगर मिस करेगा तो वो क्लास सैटरडे को होगा, क्योंकि संभवतः इस मंडे क्लास नहीं हुआ था, तो एक क्लास आगे बढ़ेगा। और वो जो है उसमें आपका सैटरडे को, कल मतलब कल वित्त आयोग का पढ़ाई होगा, फाइनेंस कमीशन का। इसके बाद चैप्टर वो है। नीति आयोग में कौन लोग वर्क करते हैं, नीति आयोग का उसमें तो वो तो भेज दिए थे, चेयरमैन कौन होता है नहीं मिला है आप लोगों को, आप देखिएगा खोल करके, वो तो भेज दिए थे। आमंत्रित सदस्य होते हैं, पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, सारा चीज भेजा हुआ है। आपको जो भेजे हैं ना नोट्स, उसको देखिए एक बार खोल करके, उसमें डिटेल्स भेज दिए हैं, इसलिए उसको नहीं पता है। वो तो सिंपल चीज है, स्ट्रक्चर है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे और डिफेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री और आमंत्रित सदस्य होते हैं, वो सब उसमें भेजा हुआ है। ये ऐसा है बलराम कुमार जी कि आपको अगर अच्छी चीज चाहिए और अगर आप जीरो पे खड़े हैं तो आपको इंतजार के सिवा कुछ भी नहीं करना है। हड़बड़ा करके पढ़ करके कोई फायदा नहीं। अभी तो आपको बताए ना प्लान, अभी तो समझाए आपको। और आप ऐसे भी समझे कि पूर्णकालिक सदस्य का मतलब होता है पदेन, माने वो रहेंगे ही, और कुछ आमंत्रित सदस्य होते हैं जो तात्कालिक होते हैं। ये अंतर है दोनों में। तो ये हम बता रहे थे कि अगर हड़बड़ा करके पढ़ेंगे
तो फिर आपका सारा चीज गड़बड़ा जाएगा और आपके साथ दूसरे लोगों का भी गड़बड़ा जाएगा। एक तो आप ये समझिए कि आपको अपने से भी कुछ करना है। जिस फीस में आपको इतनी अच्छी क्वालिटी दी जा रही है, दिल्ली में इसके लिए 1 लाख रुपया खर्च होता है। 1 लाख। आप किसी भी साइट पे जाकर देखें, क्लास भी कंपैरिजन करके देख सकते हैं आप। दूसरी चीज, हम आप लोगों के सहयोग के लेकर, आपने देखा होगा कि अब स्टूडेंट्स के डिमांड पर 250 रुपये में पीटी की क्लास लाए। तो आप कोई पार्टी में जाते हैं, हम बलराम कुमार के लिए बात कर रहे हैं, आप कोई पार्टी में जाते हैं, वहां जाकर के 500 रुपया गिफ्ट देते हैं। तो 500 रुपया गिफ्ट देते हैं तो वहां 2 प्रकार के लोग जाते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जो पार्टी में उनको खाने से, हम लोग कहीं जाते हैं तो ना के बराबर खाते हैं, फिर घर आकर के खाना खाते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि वो मर जाएंगे, पार्टी का सारा कुछ खाएंगे, क्योंकि वो पार्टी में 500 रुपया दिए हैं, तो उसको अदाई करने के चक्कर में अपना जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। वो पूरा ड्राम कॉफी पी जाते हैं, इतना खाना खाने लगते हैं कि वो खुद को परेशान कर लेते हैं, परिवार को परेशान कर देते हैं। उसी प्रकार से जब बच्चे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, वो 500-1000 रुपया देते हैं, तो उनको लगता है कि हम इंडिया का सारा चीज पढ़ लें, जबकि ये उचित नहीं है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले, जेपीएससी की तैयारी करने वाले जब 50% सिलेबस पढ़ते हैं तो पास कर जाते हैं, 100% करने वाले फेल कर जाते हैं। तो आप जब डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए जाते हैं तो उनको छोड़ दीजिए कि वो अपने हिसाब से आपको इलाज करेंगे, और अगर आप ज्यादा जानकार हैं तो डॉक्टर बदल सकते हैं। ये दोनों ऑप्शंस होते हैं। आप बहुत फास्ट चलेंगे, हमारा क्या है, हम तो तुरंत खत्म कर देंगे। इसलिए घंटा क्वालिटी नहीं देखना है, दिन नहीं देखना है, अपने से भी कुछ मेहनत करना है। यहाँ अभी आपने देखा कि एक चैप्टर पब्लिक एडमिशन वर्सेस प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को हमने स्किप किया, तो आपने लिखा ना मैसेज कि सर ये वाला चीज छूट गया। हर चैप्टर को पढ़ना, अगर आप यहीं पर कोशिश करें कि नहीं, जो क्वेश्चन ज्यादा आता है, जो रेगुलर आ रहा है, उसको अच्छा से फोकस किया जाए। पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा जाता, पूरी पीटी की सिलेबस और मेंस की सिलेबस पढ़िएगा तो थोड़े कभी पास कर जाएंगे ना, याद ही नहीं होगा आपको। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि इसी प्रकार से आप अपने साथ में मतलब, चूंकि होता है क्या है कि बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जिस पर आप दूसरे के दिमाग भी डाइवर्ट होते हैं, तो ये चीजें हैं। और हमारी स्ट्रेटजी बहुत मतलब हम लोग, हमारी जो स्ट्रेटजी, सुजाता जी ने पूछा है, जब हम हिमाचल सरकार क्वालिफाई किए, यूपीएससी में 2 बार इंटरव्यू दिए थे, हिमाचल एक ही बार में हो गया, उसके बाद कोई स्टेट नहीं लिखे, नौकरी छोड़ने के बाद कोई स्टेट नहीं लिखे, मीडिया में आ गए, अच्छे अच्छे न्यूज चैनल में हम एंकर रहे हैं। और फिर हमें एक सजेशन प्रभात खबर के संपादक जो हैं, उन्होंने कहा कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाइए, इस क्षेत्र में आ जाइए। तो हमने उस क्षेत्र में कदम रखा और ये सफलता हुआ उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के बाद में। बट हमारा जो स्ट्रेटजी होता था पढ़ने का, हमने बार बार इसलिए बोला कि आज तक हमने कोई किताब को नहीं पढ़ा। हाँ, रेफरेंस के तौर पर जब कोई आदमी क्लेम करता है कि इस किताब में ये दिया हुआ है, तब उसमें चेक जरूर करते हैं। बट हम हमेशा पढ़े हैं एनसीईआरटी को अच्छा से, लगता है कि 50 बार या 1,000 बार पढ़ गए होंगे, हमको ऐसा लग रहा है। एनसीईआरटी का हर लाइन को, लाइन बाय लाइन, उसके मीनिंग को समझे हैं, एक एक लाइन में क्या बोलना चाहता है, उस मीनिंग के आधार पर कोई किताब बाद में, मतलब उस समय में नहीं, जब क्वालिफाई किए तो समय में नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़े और एक अच्छा टीम बनाए। अच्छा टीम का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास 5-6 अच्छे मित्र हों, वो 1000 खराब मित्र से अच्छे होते हैं। तो आप 5-6 अच्छे मित्र का अरेंजमेंट कीजिए, मतलब आप वैसा सर्कल बनाइए जिसमें उनको जिम्मेवारी हो, अपोजिट जिम्मेवारी। अगर आप ज्योग्राफी के अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपके टीम मेंबर में एक इकोनॉमिक्स का अच्छा होना चाहिए, एक बायोलॉजी का अच्छा होना चाहिए, एक हिस्ट्री का और एक पॉलिटी का, एक करेंट इवेंट का। इससे क्या फायदा होगा कि आप पहले 3 महीना जब पढ़ लेंगे, फिर जो आपको ज्योग्राफी पर ही फोकस करना है,
तो जब आप डिस्कशन करेंगे तो अब इकोनॉमिक्स वाले की जिम्मेवारी है कि उसने जितना मेहनत किया इकोनॉमिक्स पर वो आपको ट्रांसफर करे, आपकी टीम को ट्रांसफर करे, और आप ज्योग्राफी में जो मेहनत की है अपने टीम को ट्रांसफर कीजिए। जब इस हिस्ट्री वाले भी यही काम करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन वाले भी यही काम करेंगे, तो हम लोगों के टीम में जो जिसकी संविधान की जिम्मेवारी दी गई थी वो लॉ के थे, लॉ हमने भी किया है, लेकिन वो एक्सपर्ट थे लॉ के, और उससे फायदा ये हुआ कि संविधान में एक एक चीज वो लॉ के माध्यम से और ज्यादा बताया। उसी प्रकार से जैसे डी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हम एमएससी टेक करने के बाद फिर डी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हमारा ज्योग्राफी था, किसी का इकोनॉमिक्स था, तो वो इकोनॉमिक्स के साथ में हम लोग के सर्किल में आए। और जो आपके पास है, जैसे ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए जो है उससे संतुष्टि करना है आपके। ऐसा थोड़ी कि आप लोग का कोई फ्रेंड नहीं होगा, या आपका फ्रेंड पान दुकान वाला होगा, रिक्शा चलाने वाला होगा, ये भी नहीं होगा, आपका फ्रेंड तो होगा ना। तो आप आपसी फ्रेंड में अगर आप सारी चीजों को अगर आप अकेले पढ़ रहे हैं तो सोचिए आपके लिए कितना बड़ा लोड है। अब पूरा हिंदू न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, पूरा इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना है, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना है, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ना है, कैसे करिएगा अकेले? ये जिम्मेवारी किसी को लेना पड़ेगा। तो ये जो आपके पास है, जो जहां रहते हैं वहां पर कोई तो टीम होगा। कहीं आप नौकरी कर रहे हैं, वहां तो कोई टीम बना सकते हैं ना, कि आपकी क्लासेस कर रहे हैं और इस क्लासेज में ये चीज जो पढ़ाई हो रही है इस पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारी जिम्मा, ज्योग्राफी हमारा जिम्मा, हिस्ट्री तुम्हारा जिम्मा। और वीक में एक दिन, या फिर हम लोग इसको कर सकते हैं जूम ऐप से कर सकते हैं कि आपको एक दिन डिस्कशन करवा दें आपस में। आपको ये करना पड़ेगा, मतलब यू विल हैव टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। तो आपको ये एक थिंक टैंक बनाना पड़ेगा। जब तक आपकी कोई थिंक टैंक नहीं होगी, आप अकेला है, तो अकेला में आपका हम एक सलाहकार है, तो आप हमारी सलाह को कितना मानते हैं, कितना आप पढ़ते हैं। हम ये नहीं बोलते कि आप 18 घंटा पढ़िए, लेकिन एटलीस्ट जो चीज पढ़ाई हुई है इसको रिवीजन मत छोड़िए। फिर जैसे ये चीज धीरे धीरे लोड बढ़ता है, मतलब आपके अभी ज्योग्राफी के 4 क्लास अगर हो गए, लोक प्रशासन के 4 क्लास हो गए, तो ये 8 क्लास को फिर नहीं छोड़ना है, फिर उसको रेगुलर होकर के रहना है। अगर आप ये रेगुलरिटी होकर के रहिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। और ये दिमाग से हटा देना है कि एक दिन में 30 घंटा पढ़ लेंगे। बहुत से स्टूडेंट को हम देखते हैं, लेकिन ये मुश्किल काम होता है। एक दिन में 40 रोटी खाना दिक्कत की काम होती है। इसलिए आप कम कम पढ़े लेकिन रेगुलर में रहिए। तो जब एक चीज को आप पढ़ लेते हैं, तो हमने ये बताया कि आप जब एक अच्छा सर्कल का निर्माण करते हैं, डिटर्मिनेशन होता है और रेगुलरिटी होता है। आपको ये सोचना है कि डेली हमको पढ़ना है, चाहे हम, और 1-2 घंटा ब्रेन को रेस्ट भी देना है। ऐसा नहीं किसी पढ़ते रहना है। सिर्फ खाना खाते रहेंगे और डाइजेस्ट नहीं होगा तो आप देखिएगा सब साइड शरीर खराब होता है। ज्यादा खाना खाने से फिर वो ग्लूकोज बन रहा है, वो यूज नहीं हुआ तो डायबिटीज बढ़ रहा है शरीर में। आपको उतनी खाना खाना जितना आप डाइजेस्ट किए, उतना ही पढ़ना है जितना आप सोच पा रहे हैं, जितना आप ले पा रहे हैं। जब इस टेक्निक से चलेंगे, अच्छा सुजाता, तो ये आप पढ़ाई करें और हमें लगता है कि आप एक डिटर्मिनेशन से करेंगे तो क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोकेगा। आप क्वालिफाई जरूर से करेंगे। तो रेगुलरिटी में जरूर रहिए, हमारा ये बोलना रहेगा। थैंक यू आज की क्लास के लिए।